नमस्कार, स्वागत है आपका द लोकमंच में और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच तनातनी एक बार फिर देखने को मिली है। आपको बता दें कि ममता सरकार पर एक बार फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने काबिल अधिकारियों की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। राज्यपाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि एआईएस और आईपीएस अधिकारी अपनी काबिलियत के बल पर अपना रास्ता बनाते हैं और गवर्नेंस की रीढ़ होते हैं। पश्चिम बंगाल में भी ऐसे कई काबिल अधिकारी हैं, लेकिन अफसोस की बात है ऐसे सभी को दरकिनार कर दिया गया है। उन्होंने लिखा कि जो राजनीतिक मोहरे बनने के लिए तैयार हैं वे आगे हैं और सलाहकारों का रोब सहते हैं। इसके साथ ही जगदीप धनखड़ ने प्रशासनिक अधिकारियों से अपील करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि अब वक्त आ गया है जब आईएएस और आईपीएस अधिकारी इस बीमारी पर ध्यान दें। राजनीतिक निष्पक्षता खत्म होना, कानून और संविधान के शासन पर कायम नहीं रहना ही इसका नतीजा है। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी का मंगलवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। आपको बता दें कि वे आंध्र प्रदेश के गुंटूर में थे, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जयप्रकाश के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा, तेलुगु सिनेमा और थिएटर ने जयप्रकाश रेड्डी के रूप में एक हीरे को खो दिया। कई दशकों तक उन्होंने अलग अलग यादगार किरदार निभाए। मैं उनके परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। आपको बता दें कि जयप्रकाश रेड्डी के निधन से साउथ फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर फैली हुई है। वहीं अभिनेता सुधोर बाबू ने लिखा कि सुबह एक दुखद घटना के बारे में जानकारी मिली। शिवसेना के आईटी सेल ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ ठाणे की श्रीनगर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई है। वहीं कंगना के दफ्तर पर बीएमसी ने नोटिस चिपकाया है। आपको बता दें कि ये नोटिस अवैध निर्माण और निर्माण के नियमों को उल्लंघन करने को लेकर चिपकाया गया है। वहीं पार्टी ने उनके खिलाफ राजद्रोह के आरोप के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। भारत और चीन की सीमा पर मई से जारी तनाव एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गया है। सोमवार की रात को लद्दाख सीमा पर वो हुआ जो पिछले 4 दशक में नहीं हुआ था। एलएसी पर बीती रात पैगोंग इलाके के पास गोलीबारी की घटना हुई, जहां दोनों ओर से फायरिंग की गई। हालांकि इस फायरिंग में किसी को निशाना नहीं बनाया गया। ऐसे में जहां दोनों देश बातचीत से मसला सुलझाने की बात कर रहे हैं, तब एलएसी पर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। 1975 के बाद ऐसी पहली बार हुआ है जब इस तरह की फायरिंग की घटना हुई है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू और एलजेपी के बीच जुबानी जंग चरम पर पहुंच गई है। जेडीयू ने एलजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी से बाज आने की नसीहत दी है। जेडीयू ने यह भी कहा है कि बिहार में उनका गठबंधन बीजेपी से है, एलजेपी से नहीं। जेडीयू का ये बयान चिराग पासवान के उस बयान के बाद आया है जिसमें चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा था कि एलजेपी का गठबंधन बीजेपी से है, ना कि जेडीयू से। वहीं इन दिनों एलजेपी नेता चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार पर लगातार हमले बोल रहे हैं। चिराग पासवान ने राजग में जीतन राम मांझी की पार्टी को शामिल करने पर सवाल उठाया था। भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। सोमवार की रात भारत चीन की एलएसी पर फायरिंग भी हुई। 15 जून को गलवान घाटी में हुए हिंसक संघर्ष के बाद से दोनों देशों के बीच हालात सामान्य करने के लिए वार्ता हो रही है, लेकिन अभी तक दोनों देशों के बीच हुई बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। इन घटनाक्रमों के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस का दौरा करने वाले हैं, जहां सीमा विवाद को लेकर वे चीन के विदेश मंत्री वांग से भी मुलाकात कर सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि एलएसी पर स्थित बेहद नाजुक है और दोनों देशों के बीच राजनीतिक स्तर पर बेहद गंभीर और गहरी बातचीत की जरूरत है। विदेश मंत्री ने कहा कि सरहद के हालात से अलग हटकर दोनों देशों के बीच रिश्तों को नहीं देखा जा सकता है। जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की स्तर की बैठक में शामिल होने के लिए रूस के दौरे पर जा रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी पार्टी के आईटी सेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वामी ने आरोप लगाया कि बीजेपी आईटी सेल उनके खिलाफ कैंपेन चला रही है।
उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की आईटी सेल की ओर से उन पर सोशल मीडिया पर लगातार व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं। ये बातें सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर के जरिए कही हैं। एक ट्वीट करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा कि बीजेपी का आईटी सेल बेकार हो चुकी है। कुछ मेंबर फर्जी आईडी बनाकर उन पर हमला कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि अगर उनके प्रशंसक ऐसा करने पर उतरते हैं तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। जैसे उन पर हमला करने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी कई बार पार्टी लाइन से हटकर बयान देते रहते हैं। इतना ही नहीं, स्वामी आर्थिक नीतियों को लेकर भी मोदी सरकार की कई बार आलोचना कर चुके हैं। लेकिन ये पहला मामला है जब स्वामी ने बीजेपी आईटी सेल और उनके प्रमुख को निशाने पर लिया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया और उनके भाई शोविक पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का शिकंजा कसता जा रहा है। शोविक जहां ड्रग्स मामले में पहले से एनसीबी की कस्टडी में है, वहीं रिया से लगातार एनसीबी की पूछताछ जारी है। अब लगातार तीसरे दिन एनसीबी ने रिया को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। रिया पर गिरफ्तारी की भी तलवार लटक रही है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ अब रिया भी एक्शन मोड में आ गई है। सोमवार को रिया ने सुशांत सिंह की बहन प्रियंका के खिलाफ बांद्रा थाने में शिकायत दर्ज कराई। साथ ही आज रिया को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। भारत और चीन के बीच हालात बिगड़ रहे हैं। ऐसे में सेना अपनी तैयारियों में जुट गई है। सेना ने अपने सभी कॉम्बैट वाहनों में नाइट विजन अपग्रेड करने की तैयारी कर ली है, जो रात को काम नहीं कर सकते। यानी अब इन वाहनों में नाइट विजन लगाया जाएगा ताकि आधी रात को भी इनका इस्तेमाल किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक सेना की ओर से बयान में कहा गया कि इसके लिए सेना ने देसी कंपनियों से एक डेमो मांगा है। साथ ही जो भी काम करने की इच्छा जताता है उससे बात कर आगे बढ़ाई जा सकती है। आपको बता दें, इन व्हीकल को भारतीय सेना में 1985 में शामिल किया गया था। तभी से ही ये भारतीय सेना में अहम भूमिका में है। जो जानकारी सेना की ओर से दी गई है उसके मुताबिक ये सभी व्हीकल नाइट ब्लाइंड है। ऐसे में इनमें नाइट विजन अपग्रेड करना है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से त्रस्त है, जिसके चलते WHO ने चेतावनी दी है कि दुनिया को अगली महामारी के लिए भी तैयार रहना चाहिए। दरअसल WHO प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने सोमवार को कहा कि दुनिया को अगली महामारी के लिए बेहतर तरीके से तैयार होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने देशों से सार्वजनिक स्वास्थ्य से निवेश करने के लिए आह्वान किया। आपको बता दें कि चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में सामने आए पहले कोरोना वायरस मामले के बाद अब तक दुनिया में 2.7 करोड़ लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं दुनिया भर में 8,88,326 लोगों की इस वायरस से मौत हो गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए द लोकमंच न्यूज। नमस्कार।